सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। आज हम जीएस की कड़ी में हैं और इतिहास में मॉडर्न इंडिया के खंड में आ चुके हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था एक टॉपिक जिसका नाम था ब्रिटिश के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया। ठीक है। और इस कड़ी में हमने 4-5 उपखंड को देखा था, जिसमें शायद 3 को तो हमने पढ़ लिया था। शेष 2 उपखंड अध्ययन हेतु शेष रह गए थे, जिसमें सबसे पहला था नागरिक प्रतिक्रिया और उसके बाद जनजातीय प्रतिक्रिया। नंबर 3 पर किसान और आदिवासी का आंदोलन। नंबर 4 पर 57 की क्रांति 1857। और नंबर 5 पर जो खंड था वह था सामाजिक और धार्मिक प्रतिक्रिया। तो ये एक बड़ा सेक्शन है और इस सेक्शन में परीक्षा के दृष्टिकोण से ढेर सारे टॉपिक भी कवर हो जाते हैं। ब्रिटिश भारत में यह वो खंड है जो शासन स्थापना के बाद ब्रिटिश के पास क्या क्या चुनौती आई, भारतीयों का क्या रिएक्शन रहा, इन सब बिंदुओं के समावेशन को लेकर आगे बढ़ता है। आज हम शुरू करेंगे इस कड़ी में, और टॉपिक देख लीजिएगा, बिहार के विशेष में, बिहार विशेष खंड से, जिसमें आदिवासी की प्रतिक्रिया, किसानों की प्रतिक्रिया को देखने के साथ साथ हम 57 की क्रांति के पृष्ठभूमि को देखने का कार्य करेंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक हो सकता है बिहार में आदिवासी आंदोलन एवं किसान आंदोलन। आज का टॉपिक हो सकता है बिहार में आदिवासी आंदोलन आदिवासी आंदोलन एवं किसान आंदोलन। एवं किसान आंदोलन। बिहार में आदिवासी आंदोलन एवं किसान आंदोलन। यहां से क्लास को आज हम आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, कहा जाए। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, टाइप कर दीजिए, देख लेंगे, जवाब दे देंगे उसका। जो आपके समक्ष है यही टॉपिक है। ठीक है। ये आज का विषय वस्तु है। हम आगे चलेंगे और आज के सेक्शन को गंभीरता से देखेंगे। जब हम ब्रिटिश के इतिहास को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आरंभिक चरण में ब्रिटिश या अंग्रेज, जो भी जिस नाम से आप जानते हैं, एक व्यापारी के रूप में भारत आते हैं। लेकिन कालांतर में उन्हें इस बात का पता चलता है कि यह देश व्यापार के साथ साथ और असीम संभावनाओं को लेकर आता है। और इस कड़ी में प्लासी और बक्सर 2 बड़े माइलस्टोन हैं, जिसे पार करने के बाद अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि इस देश में सभी राजाओं को हराया भी जा सकता है, ठीक ढंग से शासन भी किया जा सकता है। इसके बाद सुधार की जब कड़ी आती है तो सामाजिक, आर्थिक इत्यादि सुधार तो हम देखते ही हैं, लेकिन शैक्षिक सुधार बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसकी शुरुआत 1813 के एक्ट से होती है, चार्टर्ड एक्ट से होती है। हमने देखा कि पहली बार 1 लाख का बजट दिया गया और 10 मेंबर्स की एक कमेटी बनी, जो बाद में 2 भाग में बट गई। और हमने यह भी देखा कि समय के साथ जो एक कमेटी आंग्ल भाषा के समर्थन में थी, उसी कमेटी की बात सरकार ने मानी। और इस प्रकार मैकाले, वुड्स डिस्पैच, विश्वविद्यालय आयोग और ढेर सारे कमीशन हमने देखे। अब इस सब के बाद हमने यह भी देखा कि किस किस प्रांत में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ या कौन सा विद्रोह हुआ। ठीक है। कुका विद्रोह आपने देखा, कोल विद्रोह आपने देखा, ठीक है, संथाल विद्रोह आपने देखा। तो भारत में जिस प्रांत में जिस समाज को अंग्रेजों के बनाए गए नियम से थोड़ी दिक्कत हुई, उस समाज ने क्या किया, रिएक्शन दिया अपना। और इसी का परिणाम था कि आगे चलकर ये सभी प्रतिक्रियाएं एक बड़ी प्रतिक्रिया में बदली, जिसे 57 की क्रांति भी कही जाती है, 1857 का रिवोल्ट कहा जाता है। लेकिन उस रिवोल्ट के पहले और भी कई सारी चीजें हैं जो बिहार के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं बिहार को इसलिए केंद्र बिंदु मानता हूं क्योंकि यदि अशोक के समय तक देखा जाए तो बिहार की राजधानी पटना ही देश की राजधानी रही है, जो पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात थी।
और शासन प्रशासन की शुरुआत उसी क्षेत्र से हुई है। बहुत दिनों तक कलकत्ता देश की राजधानी रही। ठीक है। 1911 के बाद जब दिल्ली बनी है, तब से जाके सारा जो कार्य है, प्रभार है, शासन है, वह पश्चिम भारत की तरफ शिफ्ट हो गया है। अन्यथा पूर्वी भारत ही भारत का केंद्र हुआ करता था। इस दृष्टिकोण से वह प्रांत काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो भी नेता, चाहे ब्रिटिश टाइम की बात हो या वर्तमान समय की बात हो, यदि किसी नेता ने शीर्ष प्राप्त किया है, ठीक है, लोकप्रिय हुए हैं या उच्च मुकाम तक गए हैं, तो उनका कहीं ना कहीं बिहार में आंदोलन सफल रहा, उसके बाद ही वो आगे बढ़े। ठीक है। चाहे कोई भी नेता हो, खास करके यदि आप आज़ादी के समय देखेंगे तो बिहार, जब मैं कहता हूं तो बंगाल का वो संयुक्त प्रांत भी चला आता है। उस प्रांत ने जिसको स्वीकृति प्रदान की, जिसको एक्सेप्टेंस दिया, वही आगे चलकर राष्ट्रीय लेवल के नेता भी हो पाए, जिसमें गांधी सबसे पहले व्यक्ति हैं। चंपारण सत्याग्रह के पहले गांधी को कोई नहीं पहचानता था, लेकिन चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी अचानक से राष्ट्रीय नेता हो गए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बिहार का जो वह खंड है, ठीक है, वह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बैकबोन की तरह कार्य करता है। और आप कोई भी एग्जाम देते हैं आज के समय में, तो यह अपेक्षा की जाती है कि आपको बिहार के विषय में बेहतर जानकारी होगी। हम शुरुआत करेंगे। तो हमने टॉपिक लिखा है आदिवासी आंदोलन और किसान आंदोलन। अब इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जनजातीय विद्रोह, जिसमें एक दो विद्रोह तो ऐसे हैं जो सिविल सेवा के मेंस के मुख्य क्वेश्चन के रूप में आते हैं। इसमें संथाल विद्रोह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पहला बिंदु लिखिए, बिहार में जनजातीय विद्रोह का मुख्य कारण, बिहार में जनजातीय विद्रोह का मुख्य कारण, मुख्य कारण बिहार में जनजातीय विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश की तथाकथित ब्रिटिश की तथाकथित विकास की नीति, तथाकथित विकास नीति एवं उनके तत्व टीकू, उनके तत्व टीकू के द्वारा, टीकू के द्वारा किया जाने वाला शोषण था। शोषण था। अब दीकू किसे कहते हैं? ब्रिटिश समर्थित वो लोग जो संथाल जनजाति के लोगों का शोषण करते थे, उन्हें दीकू कहा जाता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस कड़ी में निम्नलिखित जनजातीय आंदोलन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस कड़ी में निम्नलिखित जनजातीय आंदोलन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नंबर 1, पहला, लिखिए तमार विद्रोह। तमार विद्रोह सबके बारे में एक आध बिंदु लिख लेंगे ताकि याद रख सकें, और एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो आपकी स्थिति जवाब देने के लायक हो। तमार विद्रोह, इसमें लिख दीजिए ब्रैकेट में 1789 से 1794, 1789 से 1794। और किसने किया ये कौन बताएंगे? नीचे लिख दीजिए, यह उरांव जनजाति के द्वारा किया गया। उरांव जनजाति के द्वारा किया गया। यह उरांव जनजाति के द्वारा किया गया। किया गया।
ठीक है। अब क्यों किया गया? तो यह जमींदारों के विरुद्ध किया गया था, और इस कड़ी में छोटा नागपुर का क्षेत्र परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है। लिख दीजिए, यह जमींदार वर्ग के विरुद्ध एक विद्रोह था। यह जमींदार वर्ग के विरुद्ध एक विद्रोह था। एक विद्रोह था। ठीक है, जमींदार वर्ग के विरुद्ध एक विद्रोह था। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के छोटा नागपुर में हुआ। बिहार के छोटा नागपुर में हुआ। आजकल छोटा नागपुर किस राज्य का हिस्सा है? ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, अब अलग अलग हो गया है, लेकिन उस समय चूंकि एक संयुक्त प्रांत था, तो संयुक्त प्रांत में बिहार का हिस्सा था, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र से हुआ। नेक्स्ट, नंबर 2, देखिए चुआर विद्रोह। ये सब बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, हाई फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, और जब भी आता है हमारी तैयारी यदि इस पर नहीं होती है, निश्चित रूप से हमारे अंक कट जाते हैं। चुआर विद्रोह। ठीक है, 1768 से 98। 1768 से 98। नीचे लिख देंगे, बिहार और बंगाल के बॉर्डर इलाके में हुआ। बिहार और बंगाल के बॉर्डर इलाके में हुआ। ठीक है, एक लाइन याद रखेंगे। नेक्स्ट, तीसरा, चेरों का विद्रोह। चेरों का विद्रोह। चेरों का विद्रोह, 1781 से 1802। 1781 से 1802। 1802, इसमें लिख दीजिए, अंग्रेजों ने पलामू दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने पलामू दुर्ग पर अधिकार कर लिया। पलामू दुर्ग पर अधिकार कर लिया, एवं एवं भूषण सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। भूषण सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। नेक्स्ट, हो विद्रोह। हो विद्रोह, 1820 से 21। 1820 से 21। 1820 से 21। देखिए, संथाल परगना इसके केंद्र बिंदु में था। संथाल परगना इसके केंद्र बिंदु में था। ठीक है, नेक्स्ट, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1831 से 32। कोल विद्रोह, 1831 से 32। 1831 से 32। क्षेत्र में लिख देंगे नीचे, छोटा नागपुर का क्षेत्र। छोटा नागपुर का क्षेत्र। छोटा नागपुर का क्षेत्र। नेता बुद्धू भगत। नेता
बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण। बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण। गंगा नारायण। ध्यान रखिएगा, कई कारणों से हुआ था। शराब पर शुल्क लगाने से हुआ था, जमींदारी के कारण हुआ था, ढेर सारे कारण थे। दो तीन बातें यदि आप ये याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। नेता को याद रख लीजिए, ईस्वी को याद रख लीजिए, और क्षेत्र को याद रख लीजिए। ठीक है, नोट लिख दीजिए इसी में। कोल विद्रोह में ही एक नोट लिख दीजिए। देखिए, जमींदारी के विद्रोह में हुआ था। जमींदारी के विद्रोह में हुआ था। ब्रैकेट में मुंडा जनजाति के द्वारा। मुंडा जनजाति के द्वारा। मुंडा जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट, भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह। ईस्वी लिख देंगे ब्रैकेट में 1832 से 33। 1832 से 33। उसके बाद का पॉइंट इसी में लिख देंगे, जमींदारों के विरुद्ध हुआ था। जमींदारों के विरुद्ध हुआ था। क्षेत्र में लिख दीजिए, वीरभूमि का क्षेत्र। वीरभूमि का क्षेत्र। और नेतृत्व में लिख दीजिए, हो एवं कोल जनजाति के द्वारा। हो एवं कोल जनजाति के द्वारा। हो एवं कोल जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट लिखिए, अगला, खेड़वार विद्रोह। खेड़वार विद्रोह। खेड़वार विद्रोह। ब्रैकेट में लिख दीजिए 1860। 1860। नेता में लिख देंगे भागीरथी माझी। भागीरथी माझी। भागीरथी माझी। जनजाति में लिखेंगे मुंडा एवं उरांव जनजाति। मुंडा एवं उरांव जनजाति। हाँ, मुंडा एवं उरांव जनजाति। ठीक है, कारण में लिख दीजिए, कहा जाए हाँ, जनजाति ही थी, और इसीलिए कोल और हो का ही उत्तर परीक्षा में दिया जाता है। इसी को याद रख लीजिए। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष का बहुत उल्लेख नहीं है इसमें। कोल और हो जनजातियों ने मिलकर ही संपूर्ण रूप से किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमने क्या लिखा लास्ट में, देख लीजिए एक बार। खेरवार में मुंडा और उड़ाओ।
ठीक है, इसका कारण लिख दीजिए। कारण में लिख दीजिए जमींदार एवं अंग्रेजी सेना का बुरा बर्ताव। जमींदार एवं अंग्रेजी सेना का बुरा बर्ताव, बुरा बर्ताव। ठीक है, एक नोट लिख दीजिए के बाद। नोट में लिख दीजिए इसे सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। इसे सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। अब हेडिंग में लिखिए संथाल विद्रोह और उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनाइए, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है यहां से। ठीक है, 1855 से 56 ब्रैकेट में। ये काफी महत्वपूर्ण है। 1855 से 56। अब इसमें लिख दीजिए स्थान में दमन एक कोह। ठीक है, स्थान में लिख देंगे दमन एक कोह। अब इसका क्या अर्थ है, कौन बताएंगे? इसका अर्थ है भागलपुर से, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक, पहाड़ियों तक। ध्यान रखिएगा इसे। संथाल विद्रोह का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व है। अब इसके क्या कारण रहे? इसके दो मुख्य कारण रहे। पहला कारण तो यह था कि रेलवे लाइन का विस्तार, और दूसरा कारण था दीकू के द्वारा शोषण। दीकू मतलब ब्रिटिश समर्थित लोग या ब्रिटिश शासन के तत्व, उसे दीकू कहते थे, जो जनजातियों का शोषण किया करते थे। तो आप इस कारण में लिख दीजिए अगले पॉइंट में रेलवे लाइन का विस्तार, रेलवे लाइन का विस्तार एवं दीकू के द्वारा शोषण। रेलवे लाइन का विस्तार एवं दीकू के द्वारा शोषण, शोषण। इसके चार नेता क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं? सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। चार नेता इसके हैं महत्वपूर्ण, सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। नेक्स्ट पॉइंट, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जब ये आंदोलन हुआ तो संथालों ने अपने नेताओं के निर्देशन में कार्य किया और ठाकुर जी का उपदेश दिया गया। ठीक है, ठाकुर जी मतलब जो उसके इष्ट होते हैं। और कहा गया कि ये जो अंग्रेज हैं, हमें ऐसा लगता था कि यह हमारे उपकार के लिए आए हैं, लेकिन ये उपकार के लिए आए नहीं हैं, ये हमारे अपकार के लिए आए हुए हैं, शोषण करने के लिए आए हुए हैं।
इसी कड़ी में दो तरफा युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ जनजाति हैं जो अपने ट्रेडिशनल हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, और एक तरफ ब्रिटिश के सैनिक हैं, और दोनों में एक भागना डीह नाम का गांव है, वहां पर जाकर यह युद्ध हुआ था, और काफी निर्णायक युद्ध था। इसको लिख दीजिए ऐसे अगले पॉइंट में, लिखिए भागना डीह भागनाडीह ग्राम में भागनाडीह ग्राम में अंग्रेज कैप्टन भागनाडीह ग्राम में अंग्रेज कैप्टन मेजर बर्रो, अंडरलाइन कर देंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेजर बर्रो को आदिवासियों ने हराया। आदिवासियों ने हराया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए, प्रारंभ में टीकुओं के शोषण के विरुद्ध इस आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रारंभ में टीकुओं के शोषण के विरुद्ध इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन जब अंग्रेजों ने दीकुओं का साथ दिया, जब अंग्रेजों ने दीकुओं का साथ दिया जब अंग्रेजों ने दीकुओं का साथ दिया, तब आदिवासियों ने अंग्रेजों से युद्ध किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए, संथाल के नेताओं ने अंग्रेजों से कहा, संथाल के नेताओं ने अंग्रेजों से कहा, संथाल के नेताओं ने अंग्रेजों से कहा, हमें हमें ठाकुर जी का आदेश प्राप्त है। हमें ठाकुर जी का आदेश प्राप्त है। ठाकुर जी का आदेश प्राप्त है। ठाकुर जी का आदेश प्राप्त है। ठाकुर जी मतलब उनके इष्ट देव, जिनकी वो पूजा करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमें उनका आदेश प्राप्त है कि हम तुम्हें इस देश से भगा दें। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये सब एक मोटिवेशन होता है। देखिएगा, जब कभी युद्ध शुरू करना होता है, तो आज भारत में क्या करता है, हिंदुत्व का सहारा लेता है। हर देश किसी न किसी तत्व का सहारा लेता है। तो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले देवी देवता भारत में ही आए, दुनिया किसी और कोने में नहीं गए। हर सभ्यता में जो लोग उत्पन्न हुए, उन्होंने अपने परिवेश के हिसाब से, अपने स्थितियों के हिसाब से देवताओं की अवधारणा बनाई है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है या कोई भी जीव नहीं है जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया हो, या जिस तरह से हम ईश्वर को डिफाइन करते हैं अभी फिलहाल वह क्या है, बहुत पीछे की चीज़ है। ईश्वर उससे बहुत आगे की चीज़ रही होगी, यदि होगी भी तो, क्योंकि हम ब्रह्मांड के बहुत छोटे से हिस्से में हैं और अभी तक हम दुनिया के बारे में 1% भी जान नहीं पाए हैं। फिर भी एक अवधारणा बनाई जाती है। तो देखिएगा कि जब भी कभी युद्ध होता है, तो युद्ध का एक केंद्र बिंदु तो रखा जाएगा। तो कभी देखिएगा आज के समय में धर्म को केंद्र बिंदु बना दिया जाता है। जिसकी मेजोरिटी होती है वह जीत भी जाता है। एक ही उपाय बचता है, अन्यथा मोटिवेट नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल में भी जो युद्ध हुए हैं, उसमें देखेंगे कि जिस धर्म और जिस सभ्यता के युद्ध हुए, उसके देवी देवता को साक्षी मानकर युद्ध की शुरुआत की जाती है। इससे क्या होता है, इससे आम जनता तक मोटिवेशन पहुंचता है, सब लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। तो संथालों को भी एक करने के लिए जो 4 नेता हैं, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, उन्होंने ठाकुर जी का सहारा लिया और कहा कि उनका यह आदेश है और इसीलिए युद्ध करना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, हम आगे चलेंगे।
आज भी आपने कभी देखा होगा, कहते हैं लोग गाँव में कि हमें फलां भगवान ने स्वप्न दिया था कि ऐसा करो, और उनके प्रेरणा से हमने यह काम किया है। कभी आपने जरूर देखा होगा ऐसा। तो ये क्या होता है? ये होता है कि कोई इसका विरोध ना करे, क्योंकि मनुष्य मनुष्य का तो विरोध कर देगा, लेकिन जब किसी अदृश्य शक्ति के बारे में बताया जाएगा तो उसके विरोध से बचेगा। ये एक मानवीय प्रकृति है। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। अभी आपने लास्ट में लिखा है कि ठाकुर जी का आदेश प्राप्त था। देखिए, आरसी मजूमदार ने लिखा है, आरसी मजूमदार ने लिखा है, आरसी मजूमदार ने लिखा है कि संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ था। संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ था, आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ था, लेकिन जल्द ही लेकिन जल्द ही इसका उद्देश्य जल्द ही इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन को समाप्त करना हो गया। अंग्रेजी शासन को समाप्त करना हो गया। अंग्रेजी शासन को समाप्त करना हो गया। समाप्त करना हो गया। ठीक है। देखिए, इसे इतिहास में पीड़-पैंती का युद्ध भी कहते हैं। इसे इतिहास में पीड़-पैंती पीड़-पैंती का युद्ध भी कहते हैं। इसे इतिहास में पीड़-पैंती का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, पीड़-पैंती का युद्ध भी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आदिवासी विद्रोह परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आप जब संविधान को पढ़ेंगे, किसी भी देश के संविधान में उस देश के भविष्य की झलक होती है। जब आप भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो आप देखिएगा, यहां लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी गई है। यदि हम भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इसका अर्थ होता है, इस समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, हाशिए का वर्ग है, उसके विकास के लिए सरकार सबसे अधिक प्रतिबद्ध है। उसको क्या करना है? उसको मेन लाइन में लाना है, जो सबसे पीछे है। और आदिवासी समाज सदैव ही क्या रहा है? पीछे रहा है। आज भी जो एसटी का तबका है भारत में, शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो वही है, वो आदिवासी का ही तबका है एक तरह से देखा जाए तो। उसमें कुछ थोड़े विकसित भी हुए हैं, लेकिन आज भी उसका एक बड़ा हिस्सा बहुत पिछड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि उस समय भी आदिवासी एकदम से इग्नोर्ड थे, उनको इग्नोर करके सरकार चल रही थी। और जो दीकू का मतलब होता है जमींदार वर्ग या कोई बड़ा वर्ग जो छोटे वर्ग का शोषण करे। तो उस समय में भी जब शोषण अधिक हुआ तो पहले तो इनका जो विरोध था वो दीकुओं के विरुद्ध था, लेकिन बाद में जब अंग्रेज सरकार ने उच्च वर्ग का समर्थन किया तो इन लोगों ने क्या किया? सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया। अपने 4 नेताओं के साथ मैदान में कूद पड़े, थानों में आग लगा दिया, सरकारी चीज़ों को जला दिया, विरोध प्रदर्शन किया, युद्ध भी किए। लेकिन ध्यान रखना है कि इनका युद्ध ट्रेडिशनल था, और जो ट्रेडिशनल वॉर होता है उसमें तीर धनुष और तलवार के सहारे युद्ध होता है। अतः परिणाम यह हुआ, यह अंग्रेजों के समक्ष लंबे समय तक टिक नहीं पाए, इनको युद्ध का मैदान छोड़ना पड़ा, और क्रमशः 1855 में और 1856 में सिद्धू और कान्हू मारे गए। जब इनके 2 नेता मारे गए, इसके बाद सरकार ने चूंकि दमन चक्र चलाया था, 2 नेता मारे गए, लेकिन फिर भी इनका आंदोलन रुका नहीं। तब जाके सरकार को 1876 में संथाल परगना के लिए एक विशेष अधिनियम बनाना पड़ा, और सरकार को पहली बार ये एहसास हुआ कि ये जो हाशिया वर्ग है, जो जंगलों में रहता है, ठीक है, भारत का आदिवासी वर्ग है, यदि यह भी नाराज हो जाए तो सरकार के लिए विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद सरकार ने इनके विकास पर ध्यान देना शुरू किया था, और यहीं से संथालियों का विकास आरंभ हुआ था। तो जब भी किसी घटना से किसी हाशिए के तबके का विकास होता है तो वो सारी घटनाएं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय हो जाती हैं। इसीलिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना पड़ रहा है। हम आगे चलेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट में लिख दीजिए, लिखिए पारंपरिक युद्ध के सहारे, पारंपरिक युद्ध के सहारे आदिवासी, पारंपरिक युद्ध के सहारे आदिवासी, आदिवासी अंग्रेजों के समक्ष टिक नहीं सके। पारंपरिक युद्ध के सहारे आदिवासी अंग्रेजों के समक्ष टिक नहीं सके, टिक नहीं सके एवं एवं 1855 में सिद्धू और 1856 में कान्हो को पकड़कर मार दिया गया, पकड़कर अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया। उस लाइन को दोबारा से पढ़ा जाए एक बार, देखिए कहां से छूटा है, पढ़िए उसे। आदिवासी अंग्रेजों के समक्ष टिक नहीं सके। पारंपरिक युद्ध के सहारे आदिवासी अंग्रेजों के समक्ष टिक नहीं सके, टिक नहीं सके एवं 1855 में सिद्धू और 56 में कान्हू को पकड़कर अंग्रेजों ने मार दिया। हाँ, दो एक बार दोबारा कहा जाए। नहीं, ये जो कड़ी हम लिखते हैं इसको श्रृंखला की कड़ी कहते हैं, इसमें बड़ा रा होता है ऐसे। छोटा रा का मतलब होता है वर्ब, डूइंग, जैसे डिड, किया, ठीक है, अलग है वो। अब इसका परिणाम क्या हुआ तो आपने जान लिया है कि सरकार को ऐसा लगने लगा कि इस कम्युनिटी को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो लिख दीजिए अगले पॉइंट में, संथाल विद्रोह का परिणाम यह हुआ, संथाल विद्रोह का परिणाम यह हुआ, परिणाम यह हुआ, संथाल विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि आदिवासी, कि आदिवासी ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध जागरूक हो गए। आदिवासी ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध जागरूक हो गए, जागरूक हो गए एवं 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 1876 में 1876 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा संथाल परगना अधिनियम पारित किया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा संथाल परगना अधिनियम पारित किया गया, पारित किया गया। पारित किया गया, ठीक है। आगे चलेंगे। आपने देखा कि संथाल विद्रोह क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इस पर बीपीएससी की परीक्षा में मेंस में लगातार क्वेश्चन आते हैं, तो मेंस के दृष्टिकोण से भी इसका अपना महत्व है। संथाल विद्रोह अपने आप में एक प्रश्न हो जाता है, ठीक है। और जब भी मैं कहता भी हूं कि जब भी किसी पिछड़े तबके के विकास से कोई आंदोलन जुड़ जाता है तो वैसे भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान की जो दशा और दिशा है, यदि आप संविधान की प्रस्तावना को भी पढ़ेंगे या फिर संविधान के मूल अधिकार वाले खंड को या कर्तव्य वाले खंड को पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उसकी जो अवधारणा है वह एक लोक कल्याणकारी राज्य की है। तो जब जब इस तरह की कोई भी घटना इस देश में होगी
वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। आपने देखा होगा कि वर्तमान में जो एनसीईआरटी की किताबें बनी हैं फिलहाल, उसमें कोशिश सरकार ने यही की है, इस तरह के टॉपिक को हम उद्धृत करें। भले वो किताब सही नहीं बन पाई, उतनी प्रभावशाली किताब नहीं बन पाई है, लेकिन फोकस उसी पर है। इसको भी ध्यान में रखकर चलना है। आगे चलेंगे, लिखिए मुंडा विद्रोह अगला, 1899 से 1900। मुंडा विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1899 से 1900। ठीक है। कभी कभी परीक्षा में 1895 से 1901 भी रहता है, लेकिन जो पीक ईयर है इसी को याद रखना है। इसी के आसपास कोई ऑप्शन देगा तो सही हो जाएगा, वो गलत नहीं होगा। लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, नेतृत्व बिरसा मुंडा। नेतृत्व बिरसा मुंडा। आप सभी ने बिरसा मुंडा के बारे में किसी न किसी क्लास में जरूर पढ़ा होगा। बिरसा मुंडा। उत्कर्ष 1899 ईस्वी। उत्कर्ष माने पीक पर था, 1899 ईस्वी। ठीक है। क्षेत्र कोटा नागपुर बिहार। क्षेत्र कोटा नागपुर बिहार। कोटा नागपुर बिहार। यहीं पर एक नोट लिख दीजिए। देखिए बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है। जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है। धरती आबा कहा जाता है। जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है। अब इसका कारण क्या था, इसके कारण को समझ लेते हैं। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, एक जगह है मुंडारी कहते हैं उसे, ध्यान रखेंगे। मुंडारी, वहां पर क्या था, सामूहिक खेती का प्रचलन था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसे खूंटकट्टी कहा जाता था, इसको भी ध्यान रखिएगा। खूंटकट्टी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली थी और जमींदारों के हाथ में जमीन का पूरा पावर था, किसको देना है, किससे किस तरह से टैक्स वसूलना है। सरकार को बस इस चीज से मतलब था कि कुल राजस्व का 10/11 हिस्सा ब्रिटिश सरकार का होगा और 1/11 हिस्सा जो होगा वह जमींदारों का होगा। इसीलिए क्या किया, जमींदार के वर्ग ने इस सिद्धांत का विरोध किया, सामूहिक खेती का विरोध किया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं खूंटकट्टी का विरोध किया। जब इसका विरोध किया तो यहीं से मुंडा विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। लिख दीजिए अगले पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए कारण और तीर का चिन्ह। लिखिए खूंटकट्टी या मुंडारी प्रथा। खूंटकट्टी या मुंडारी प्रथा। मुंडारी प्रथा के विरोध में मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। खूंटकट्टी या मुंडारी प्रथा के विरोध में मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। अर्थात अर्थात जमींदारों जमींदारों कौमा महाजनों महाजनों
एवं ठेकेदारों ने जमींदारों, महाजनों एवं ठेकेदारों ने सामूहिक खेती का विरोध किया। सामूहिक खेती का विरोध किया। देखिए इस विरोध को इस विरोध को इस विरोध को बिरसा मुंडा ने बिरसा मुंडा ने मुंडा ने अपने नेतृत्व में अपने नेतृत्व में अपने नेतृत्व में महाविरोध या उलगुलान के नाम से महाविरोध या उलगुलान के नाम से आगे बढ़ाया आगे बढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए नोट में लिखिए, बिरसा मुंडा ने आरंभ में ईसाई धर्म को अपनाया था। बिरसा मुंडा ने आरंभ में ईसाई धर्म को अपनाया था, लेकिन कालांतर में वैष्णव धर्म को अपनाया। कालांतर में वैष्णव धर्म को अपनाया। उनके गुरु का नाम लिख देंगे आनंद पांडे। ठीक है, आनंद पांडे। नेक्स्ट पॉइंट, आनंद पांडे। देखिए 1895 में बिरसा मुंडा ने 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था। स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था। एवं औषधियों का ज्ञान होना औषधियों का ज्ञान होना तथा उनकी लोकप्रियता ने औषधियों का ज्ञान होना तथा उनकी लोकप्रियता ने उन्हें लोगों का मसीहा बनाया। उन्हें लोगों का मसीहा बनाया। मसीहा बनाया। ध्यान रखिएगा, इनके दो धर्म रहे। आरंभ में तो ईसाई रहा, लेकिन बाद में वैष्णव धर्म हो गया था। इसको ध्यान रखेंगे। अब इन्होंने क्या किया, जब देखा कि इस तरह से ही जमींदारों के द्वारा दमन हो रहा है, तो इन्होंने भी क्या किया, सरदारी प्रथा की शुरुआत की। और इस प्रथा के अधीन 1899 ईस्वी में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर, क्रिसमस समझते हैं कब होता है, 24 और 25 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो 25 से एक दिन पहले पूर्व संध्या पर इन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया और आदिवासियों का समूह इनके साथ हो गया युद्ध में। इसको भी लिख देते हैं। देखिए 1899 में
क्रिसमस के पूर्व संध्या पर, क्रिसमस के पूर्व संध्या पर इन्होंने युद्ध का ऐलान किया। युद्ध का ऐलान किया जिसमें महिलाओं की भागीदारी अति महत्वपूर्ण है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1900 ईस्वी तक संपूर्ण मुंडा क्षेत्र, 1900 ईस्वी तक संपूर्ण मुंडा क्षेत्र, संपूर्ण मुंडा क्षेत्र विद्रोह का केंद्र बन गया था। ठीक है, विद्रोह का केंद्र बन गया था। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति चलाई, दमनकारी नीति चलाई एवं 6000 हथियारबंद मुंडा सैनिकों के साथ, 6000 हथियारबंद मुंडा सैनिकों के साथ, मुंडा सैनिकों के साथ बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 जून 1900 को, 3 जून 1900 ईस्वी। लिखिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु जेल में हो गई, जेल में हो गई। नोट लिखिए इसमें परिणाम के रूप में। लिखिए, इस आंदोलन के बाद, इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी कानून, काश्तकारी माने होता है कृषक वर्ग, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून बनाकर, काश्तकारी कानून बनाकर बनाकर कृषकों के अधिकारों को मान्यता दी गई, कृषकों के अधिकारों को मान्यता दी गई, कृषकों के अधिकारों को मान्यता दी गई एवं बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया गया। बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया गया। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए 1908। मतलब ये हुआ कि ये जो खूंट कट्टी प्रथा है इसको फिर से वैलिड कर दिया गया। ठीक है, जो खूंट कट्टी प्रथा थी, सामूहिक खेती, इसे फिर से वैध मान लिया गया और बंधुआ मजदूरी को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। इसका यही मतलब है इस तथ्य, सामूहिक खेती। ठीक है, खूंट कट्टी प्रथा उसी को कहते हैं, आदिवासियों में काफी कहा जाए।
सामूहिक खेती होता है कि जब देखिएगा कि जब जमींदारी लागू हुई, तो जब जमींदारी लागू हुई तो क्या हुआ कि कर निर्धारण जमींदारों के हाथ में था, ठीक है। और उसमें ऐसा था कि वो जिसको जमीन देंगे वो उसकी खेती करेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब ये प्रथा उन्होंने लागू की तो आदिवासी क्या करते थे, आदिवासियों का पूरा मोहल्ला मिलकर खेती करता था और अनाज को बांट लेता था, ठीक है। उनमें ऐसा नहीं था कि इतनी जमीन उसकी है इतनी जमीन उसकी है। वह बराबरी के सिद्धांत को लेकर चला करते थे। उनका अपना एक अलग समाज था। तो जमींदारों ने क्या किया, उसको बांट दिया इधर उधर। इससे वो नाराज हो गए और उनको अपने ट्रेडिशनल पद्धति को चुनौती की तरह उन्होंने इस चीज को देखा। उसके बाद ही विद्रोह कर दिया था। तो सामूहिक खेती रद्द हो गई। फिर बाद में सरकार ने कहा कि नहीं, जो ट्राइब्स हैं वो सामूहिक, उनका अलग एरिया होगा, अपना क्षेत्र होगा, सामूहिक रूप से खेती करेंगे वो, ठीक है। तो इस प्रथा को चैलेंज किया गया था। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। अब हेडिंग में लिखिए बिहार का किसान आंदोलन। बिहार का किसान आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। बिहार का किसान आंदोलन, मैंने पहले भी कहा है कि जिस नेता को भी राष्ट्रीय कद मिला है उस कद को देने में कहीं ना कहीं बिहार की भूमिका अव्वल रही है। देश को पहला राष्ट्रपति बिहार ने ही दिया था, ठीक है। और देश को राष्ट्रपिता भी किसने किसने दिया, एक तरह से बिहार ने ही दिया। भले ही गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, लेकिन फिनिक्स आश्रम की स्थापना के बाद और 1916 के पहले तक गांधी की कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं थी। सबसे पहले तिनकठिया प्रथा ने बिहार से ही गांधी को चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इस बात को ध्यान रखेंगे। और आज भी देखेंगे आपकी वह जो चंपारण की भूमि है, जब भी इस देश में कोई भी नेता राष्ट्रीय स्तर का कुछ शुरू करता है तो एक मान्यता के रूप में चंपारण से ही उसकी शुरुआत करता है कि नहीं है? अभी भी आज भी ऐसा देखा जाता है, ठीक है। फिनिक्स आश्रम, हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। लेकिन ये अफ्रीका का है, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका, हाँ। हाँ बिल्कुल, हाँ सही है। मुझे दूसरा सुनाई पड़ गया था, ठीक है। मुझे वर्मा सुनाई पड़ गया था ऑनलाइन। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, हाँ डरबन, वेरी गुड, ठीक है। वो वर्मा सुनाई पड़ा था इसलिए मैंने कहा अफ्रीका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर के नेता बिहार से ही उपजे उस समय। और आज की भी जो राजनीतिक स्थिति है उसमें बिहार केंद्र बिंदु का कार्य करता है कभी कभी, क्योंकि अब बिहार में क्या है कि स्थानीय राजनीति उतनी मजबूत नहीं है। यही कारण है कि बिहार में जो भी नेता एमएलए के स्तर पर अच्छे नेता हैं, ठीक है, जब एमपी का सफर तय करते हैं तो गुमनाम हो जाते हैं आजकल। ये वर्तमान परिदृश्य है। लेकिन जब आप आज से 30 साल पहले तक के परिदृश्य को देखेंगे तो उस प्रांत में बिहार की अपनी एक अलग भूमिका रही है। इसीलिए क्या होता है कि किसान आंदोलन बिहार का जो केंद्र बिंदु माना जाता है वो इसीलिए माना जाता है। अब किसान आंदोलन को थोड़ा समझ लेते हैं। हेडिंग बना लिया आपने, बिहार का किसान आंदोलन। बिहार का किसान आंदोलन, इसको समझ लेते हैं पहले। जब हम ब्रिटिश समय के, ब्रिटिश काल के भूमापी प्रथा को देखते हैं तो देखते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संयुक्त प्रांत में, जिसमें उस समय का झारखंड भी आ जाएगा, क्योंकि झारखंड तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है, उसके पहले वो बिहार का ही हिस्सा माना जाएगा। उस प्रांत में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ तो जमींदारों के पास यह पावर था कि अपने एरिया में जितनी जमींदारी उन्हें मिली है उस जमीन को वो किसी भी किसान को क्या कर सकते हैं, मुहैया करा सकते हैं कि तुम खेती करो, बदले में टैक्स वसूल सकते हैं। तो जमीनों की जो माप रही वो कहीं ना कहीं धुर की, 20 धुर की का एक धुर होता है, 20 धुर का एक कट्ठा होता है, और 20 कट्ठे का एक बीघा होता है। तो इस प्रारूप में जमीनों को मापा गया। तो अंग्रेजों ने एक नियम बनाया कि जैसे एक जमीन है जो 20 कट्ठा का है, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए 1 बीघा का है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 कट्ठा क्षेत्रफल हुआ। तो इसमें जो 3 कट्ठा होगा इसमें नील की खेती क्या होगी, अनिवार्य होगी 3 कट्ठे में। और नील का वैश्विक स्तर पर अत्यंत डिमांड था, ठीक है। नील का वैश्विक बाजार में काफी डिमांड था। अब इसका क्या उपयोग है ये कौन बताएंगे, कौन बताएंगे? किसी को पता है?
वेरी गुड। इसका प्रयोग कपड़ों में होता है। देखिएगा, जैसे कोई सफेद वस्त्र है, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं, उजाला में डुबा देते हैं, डुबा देते हैं ना। उजाला का यूज तो आप लोगों ने भी किया होगा। वो किस से बनता है, वो नील से ही बनता है। तो वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में नील का काफी हाई डिमांड था। और यह भी ध्यान रखिएगा कि भारत में जो टॉप क्लास के सूती कपड़े बनते थे, मथुरा का उल्लेख भी मैंने किया है एक समय में, इसको भी याद रखेंगे, जो एक समय में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र भी था। तो भारत में जो टॉप क्लास के सूती वस्त्र बनते थे, उन सभी को पश्चिमी देशों में भेजा जाता था, खास करके ब्रिटेन भेजा जाता था, और वहां के लोग उस वस्त्र का उपभोग करते थे। हमारे देश के लिए बहुत कम अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बचता था। नंबर 2 क्वालिटी का जो कपड़ा बचता था वो भारत में रखा जाता था। तो चूंकि वहां वस्त्रों की डिमांड थी, तो नील की भी डिमांड थी। और इसीलिए अंग्रेजों ने अधिक मुनाफा कमाने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो भी शासन पद्धति में अंग्रेज रहे, वो भी व्यापार करते थे, और उन्होंने क्या किया, इसको अनिवार्य कर दिया था कि 20 कट्ठा में से आपको 3 कट्ठा में नील की खेती करनी ही पड़ेगी। और नील की खेती का सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव है वो ये है कि जितनी जमीन में नील बोई जाती है, वह समय के साथ ऊसर हो जाती है, उसमें अब सालों तक कुछ उपज नहीं सकता है। किसान इस बात से नाराज थे, एक तो हमारे पास जमीनें कम है, ऊपर से हम 3 कट्ठा जमीन प्रति 20 कट्ठा पर क्यों बर्बाद करें। यदि किसी किसान के पास 2 बीघे की जमीन है, तो उसका 6 कट्ठा जमीन वैसे भी बर्बाद हो गया। और ऐसा भी नहीं था कि नील की खेती करने पर उन्हें काफी मुनाफा मिलता, बहुत सस्ते कीमत पर रॉ मटेरियल के रूप में उसे वो खरीद लिया करते थे। ठीक है, तो किसान का समुदाय इससे बड़ा नाराज था, और एक ऐसे नेता की तलाश में था जो इस आवाज को सरकार के विरुद्ध खड़ा उठा सके, खड़ा कर सके। तो बिहार से एक व्यक्ति हुए जिन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया, जिनका नाम था, क्या था नाम उनका, कौन बताएंगे? राजकुमार शुक्ल था। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने पहली बार गांधी जी को बिहार इनवाइट किया और कहा कि आप यदि प्रयास करें तो नील की खेती पर अंग्रेजों का ध्यान आकृष्ट होगा और 3 कठिया प्रथा से मुक्ति मिलेगी। 3 कठिया मतलब 3 कट्ठा प्रति 20 बीघा, इससे मुक्ति मिलेगी। तो यहीं से मुख्य रूप से किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। देखिए, यदि हम गज को निकालेंगे तो थोड़ा सा हिसाब आगे पीछे है। मैं एक मोटा मोटा आपको आंकड़ा बता देता हूं। जैसे हम कहते हैं कि 100 गज, तो 100 गज का मतलब होता है 9 धूर। ठीक है, 10 धूर। 100 गज का मतलब लगभग 10 धूर होता है। और 10 धूर को यदि स्क्वायर फीट में निकालेंगे तो मैं समझता हूं कि एक धूर में 95 स्क्वायर फीट होता है। 950 स्क्वायर फीट के बराबर हो पाएगा। हाँ, 950 हो पाएगा, तो ये हिसाब है उसका। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे, अन्य बातों में चलते हैं, फिर अगले बातों में चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो 3 कट्ठिया प्रथा थी, इसमें क्या होता था, 20 कट्ठे पर 3 कट्ठा में। अब 1 कट्ठा मतलब स्क्वायर फीट में निकाल लीजिए, 1901 स्क्वायर फीट का 1 कट्ठा होता है, इसे पता कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि नील की खेती करना अनिवार्य था और किसान इससे नाखुश रहा करते थे। यही सब कारण बना कि एक राष्ट्रीय नेता की खोज शुरू हुई, और उसके बाद आंदोलन ने रूप पकड़ा, और इसी आंदोलन ने गांधी जी को नेशनल लेवल का लीडर बना दिया था। उसके बाद पूरे देश में गांधी को लोग पहचानने लगे। ठीक है, लिखते हैं इसमें पहला पॉइंट, देखिए कारण, फर्स्ट पॉइंट, रीजन, कारण। उच्च भू राजस्व की दर, ये कारण था। उच्च भू राजस्व की दर। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत चंपारण से होती है। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत चंपारण से होती है। चंपारण से होती है। चंपारण से होती है, जहां जहां 3 कठिया प्रथा का विरोध किया गया। 3/20 लिख देंगे ब्रैकेट में। 3 कठिया प्रथा का विरोध किया गया। विरोध किया गया, इतना लिख लीजिए पहले।
सभी लोग समझ चुके हैं क्यों हुआ था। ठीक है, अब ये विरोध किसने किया? तो लिखिए, नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी। नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। देखिए समय 1917 ईस्वी। अब इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। किन का क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। सभी लोग थे, सभी विद्या, ठीक है, विद्यानंद भी थे, सहजानंद भी थे, सबके बारे में लिखा देंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि मैप आ जाता तो बढ़िया होता, थोड़ा आपको दिखा देता हूं। नक्शे में आप थोड़े अधिक अच्छे से समझ पाएंगे। इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है ना, इसको बाद में कर लेंगे। मैप ऐसे ही निकाल लेते हैं, वैसे गूगल मैप आ जाता तो ज़्यादा बढ़िया होता। प्रयास करके देख लेते हैं। नक्शे में क्या होता है कि क्षेत्र का हम विस्तार देख सकते हैं, इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। हम आपको दरभंगा के क्षेत्र में आज ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस जगह पर क्या हुआ था। इसको इंस्टॉल होने देते हैं, फिर उस क्षेत्र को भी दिखाएंगे। अब समझ लेना है थोड़ा सा जब तक ये इंस्टॉल होता है। सबसे पहले इस कड़ी में दरभंगा का जो क्षेत्र है, जिसको मिथिलांचल का हार्ट भी कहा जाता है बिहार में, और आने वाले समय में दरभंगा क्या होगी, पटना की टक्कर में होगी, जिस तरह से वो विकास कर रहा है। ध्यान रखिएगा कि उस समय में दरभंगा महाराज इस देश के सबसे धनवान महाराजों में से एक थे, राजाओं में से एक थे। आजादी के आंदोलन में यदि गांधी जी ने जब चंदा लेना शुरू किया था देश के विभिन्न राजघरानों से, तो दरभंगा राजघराना बिहार से अधिक चंदा कोई नहीं दे पाया था। ठीक है, 22 मन सोना दिया था अकेले। 22 मन का मतलब होता है 880 किलो। 880 किलोग्राम सोना दरभंगा महाराज ने अकेले दान किया था उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति हुए, नेतृत्व करता हुए स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा महाराज ने क्या किया, पंडोल में किसानों के समर्थन में आंदोलन किया। और आप सभी को ज्ञात होगा कि पंडोल मधुबनी के ठीक बगल में है कि नहीं है? मधुबनी जिला में पड़ता है वर्तमान में। लेकिन 1972 के पहले जब जिले कंबाइंड थे, उस कड़ी में वो दरभंगा जिला का ही हिस्सा हुआ करता था। तो पंडोल से इसकी शुरुआत हुई और बाद में यह पूर्णिया तक फैल गया था यह आंदोलन। तो बिहार के अलग अलग पार्ट में अलग अलग लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व किया, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार हम मैप को निकालते हैं और इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं कि वो क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ता है और क्यों महत्वपूर्ण है। हम सबसे पहले
हाँ बिल्कुल, पंडोल को सर्च करेंगे। अब इस नक्शे में आप देखिए, आपको दिखेगा, पंडोल का चित्र दिख जाएगा। ठीक है। फंक्शन इनेबल करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है, इस नक्शे को देखिए, ये बिहार का क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे। और हम इसको जूम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। अब आपको यहां से दिखेगा, ये दरभंगा है बिहार का। ठीक है, जो बंगाल के पश्चिम में पड़ता है। आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दरभंगा महाराज के नेतृत्व में पहली बार किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और विद्यानंद का नाम कभी नहीं भूलना है, सदैव ध्यान में रखना है। तो ये वही क्षेत्र है। यदि हम इसको लोकेट करें तो ये यहां पड़ेगा। ये दरभंगा है, ठीक है, और ऊपर जाके मधुबनी है। इस क्षेत्र में सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं, लिख दीजिए अगला पॉइंट। देखिए 1919 में पंडोल दरभंगा, पंडोल ब्रैकेट में दरभंगा, 1919 में पंडोल ब्रैकेट में दरभंगा, दरभंगा में किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में, विद्यानंद के नेतृत्व में, नेतृत्व में दरभंगा महाराज के साथ साथ आंदोलन की शुरुआत की, आंदोलन की शुरुआत की, जिसका प्रसार, जिसका प्रसार दरभंगा, मुंगेर और पूर्णिया तक हुआ, जिसका प्रसार दरभंगा, मुंगेर और पूर्णिया तक हुआ, दरभंगा, मुंगेर और पूर्णिया तक हुआ, पूर्णिया तक हुआ। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, पूर्णिया तक हुआ। नेक्स्ट पॉइंट अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि 1922 में, 1922 में शाह मोहम्मद जुबैर, शाह मोहम्मद जुबैर, शाह मोहम्मद जुबैर एवं एवं श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, श्री कृष्ण सिंह
के द्वारा मुंगेर किसान सभा की नींव रखी गई। मुंगेर किसान सभा की नींव रखी गई। मुंगेर किसान सभा की नींव रखी गई। नींव रखी गई। नेक्स्ट पॉइंट, कालांतर में प्रसिद्ध नेता सहजानंद सरस्वती कालांतर में प्रसिद्ध नेता सहजानंद सरस्वती भी सहजानंद सरस्वती भी इस आंदोलन में शामिल हुए। इस आंदोलन में शामिल हुए। ठीक है, अब ध्यान देंगे 1928 में सरदार पटेल की बिहार यात्रा हुई। ठीक है, और जब पटेल ने बिहार की यात्रा की तो इस किसान आंदोलन को और भी अधिक मजबूती मिली। इसको भी लिख दीजिए, लिखिए 1928 में सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की। सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की। बिहार की यात्रा की एवं किसान आंदोलन को काफी गति मिली। किसान आंदोलन को काफी गति मिली। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए, स्मरणीय है कि 1931 में 1931 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बीहटा, बीहटा कहां पर है? पटना में है। सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बीहटा ब्रैकेट में पटना में बिहार किसान सभा की नींव रखी गई। बिहार किसान सभा की नींव रखी गई। कभी नहीं भूलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 50 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है परीक्षाओं में। ठीक है, बिहार किसान सभा की नींव रखी गई। आगे चलकर अप्रैल 1936 में आगे चलकर अप्रैल 1936 में लखनऊ में अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की नींव रखी गई। अखिल भारतीय किसान सभा की नींव रखी गई, जिसकी अध्यक्षता डैश ने की। किसने की? सेम हो जाएगा। जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। आपने जितनी परीक्षा दी होगी, यह क्वेश्चन आपको मिला ही मिला होगा कहीं ना कहीं। जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। देखिए, इसी समय बिहार के मुंगेर में इसी समय बिहार के मुंगेर में बर्खास्त
बर्खास्त आंदोलन चलाया गया। बर्खास्त आंदोलन चलाया गया। कभी नहीं भूलेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। बिहार के मुंगेर में बर्खास्त आंदोलन चलाया गया। क्या होता है ये बर्खास्त भूमि या बर्खास्त आंदोलन? तो लिख दीजिए बर्खास्त भूमि और तीर का चिन्ह। देखिए, वैसी भूमि जो वैसी भूमि जो जो किसानों ने जमींदारों से ली थी। किसानों ने जमींदारों से ली थी, लेकिन लेकिन बाद में जमींदारों ने छीन लिया था। बाद में जमींदारों ने छीन लिया था। छीन लिया था। ठीक है, नोट लिखिए इसके बाद। देखिए, सबसे पहले सहजानंद ने ही राष्ट्रीयकरण पर बल दिया था। सबसे पहले सहजानंद ने ही राष्ट्रीयकरण पर बल दिया था और किसानों को किसान प्राण की संज्ञा दी। किसानों को किसान प्राण की संज्ञा दी। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसके पहले जितने भी नेता हुए, क्षत्रिय विद्रोह करने वाले हुए, वह एकजुट होकर जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीयकरण है, उसकी बात नहीं करते थे। उस लेवल तक बात करने वाला पहला व्यक्ति सहजानंद हुआ, जिसने एक संस्था भी बनाई, अखिल भारतीय किसान सभा। कहाँ बनाई? किस अधिवेशन में बनाई? लखनऊ में बनाई। और पहली बार देश को यह दिखाया कि मुद्दे सिर्फ राजकीय ही नहीं है, मुद्दों को राष्ट्रीय बनाना पड़ता है। और पहली बार ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि किसी दमदार नेता से उसकी भेंट हुई है, क्योंकि बिहार में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद चीजों को नेशनल लेवल पर देखा जाने लगा। अन्यथा पहले लोग बंगाल के क्षेत्र का देखते थे, साउथ के क्षेत्र का देखते थे। ठीक है, जिसके क्षेत्र में पड़ा उसकी समस्या के रूप में, कभी आदिवासियों की समस्या के रूप में देखते थे। लेकिन अब स्थिति बदल चली थी और इन्होंने किसान को किसान नहीं, किसान प्राण कहा, यानी देश का क्या कहा? प्राण कहा। ठीक है, और इन्होंने जमींदारी का काफी विरोध किया और जमींदारी उन्मूलन के आलोक में इन्होंने क्या किया? एक हुंकार नाम की पत्रिका भी चलाई, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिखिए, नोट में लिख दीजिएगा आगे। स्वामी सहजानंद ने जमींदारी उन्मूलन की बात की। सहजानंद ने जमींदारी उन्मूलन की बात की और इस कड़ी में हुंकार पत्रिका का संपादन भी किया। इस कड़ी में हुंकार पत्रिका का संपादन भी किया। ठीक है, कभी आपसे पूछेगा कि हुंकार किसने शुरू किया, तो सहजानंद ने शुरू किया था, और ये आउट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से लिखिए अगला नोट, दो तीन बातें और लिख लीजिए। देखिए, चंपारण राहत अधिनियम, चंपारण राहत अधिनियम 1918 में लाया गया, यानी 17 के ठीक एक साल के बाद। चंपारण राहत अधिनियम 1918 में लाया गया। ठीक है, 17 में जब काफी विरोध हुआ, उसके एवज में लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, अगला नोट लिख दीजिए। देखिए, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में बनाया गया।
काश्तकारी माने किसानी, एग्रीकल्चर। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में बनाया गया। ठीक है, एक और नोट लिख दीजिए। पंजाब काश्तकारी अधिनियम 1900 में बनाया गया, 1900। पंजाब काश्तकारी अधिनियम 1900 में बनाया गया, 1900 में बनाया गया। ठीक है, इन बातों को सदैव संज्ञान में रखेंगे, बार बार इसको रिवाइज करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अति महत्वपूर्ण है कि गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह था एवं बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता, बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता पंडित राजकुमार शुक्ल ने गांधी को, पंडित राजकुमार शुक्ल ने गांधी को बिहार का आमंत्रण दिया था। आमंत्रण दिया था। देखिए हेडिंग में बिहार के प्रमुख किसान नेता, प्रमुख किसान नेता। देखिए सहजानंद पहला नंबर, स्वामी सहजानंद। कार्यानंद शर्मा, दूसरा में कार्यानंद शर्मा। पंचानंद शर्मा, पंचानंद शर्मा, पंचानंद शर्मा। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन इत्यादि। ठीक है, एक दो नोट लिख सकते हैं लास्ट में। नोट में लिख दीजिए, स्मरण रखेंगे कि मुंगेर में मुंगेर बिहार में है। मुंगेर में किसान आंदोलन को गतिशील बनाने में, किसान आंदोलन को गतिशील बनाने में कार्यानंद शर्मा और पंचानंद शर्मा की अहम भूमिका रही। कार्यानंद शर्मा और पंचानंद शर्मा की अहम भूमिका रही। अहम भूमिका रही। ठीक है, नोट नंबर 2, एक पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। देखिए संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक
संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक की रचना, रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म सिमरिया में हुआ था, ध्यान रखिएगा, बेगूसराय। रामधारी सिंह दिनकर एवं राहुल सांकृत्यायन ने की। राहुल सांकृत्यायन ने की। संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक की रचना रामधारी सिंह दिनकर एवं राहुल सांकृत्यायन ने की। ठीक है, अगले चैप्टर का नाम लिखकर छोड़ दीजिए, भारतीय सामाजिक धर्म आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट और काफी हाई फ्रीक्वेंसी पर यहां से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि सभी जो आंदोलन है, पुनर्जागरण है, वो यहीं से पूछे जाते हैं। एक बड़ी कक्षा में इसको देखेंगे और यही सब 57 की भारतीय सामाजिक धर्म आंदोलन, इसको लिख लिया जाए हेडिंग में, भारतीय सामाजिक धर्म आंदोलन। जितने भी धर्म सुधार हैं, पुनर्जागरण हैं, विभिन्न प्रथाओं का अंत है, कुप्रथाओं का अंत है, उसको यहां से देखेंगे। और यहां से क्वेश्चन परीक्षा में आता ही आता है, चाहे 2 ही क्वेश्चन क्यों नहीं है, लेकिन आता जरूर है। तो इस सेक्शन को हम देखेंगे। आज की क्लास अभी समाप्त नहीं हुई है। आज की कक्षा में हम कुछ क्वेश्चन आंसर का अभ्यास करके ही क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, एक सेट मैं आप सभी के समक्ष लाता हूं, जिसको आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो पिछले अध्याय से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज पर प्रभाव हमने पढ़ा था, उससे संबंधित है। शुरुआत किया जाए, एक बार अभ्यास करके ही आज छुट्टी होगी। एक सेट आपके समक्ष है, जिसमें कई प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था? ये लिखवा दिए थे। वेरी गुड, 1874। इसका उत्तर क्या होगा? 1874। ये उत्तर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? याद कीजिए, कब पारित किया गया था? कौन कौन बता सकते हैं? अरे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी याद होगा, तब भी एक उत्तर मिल जाएगा आपको इसमें से। देखिए ध्यान रखिएगा, मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब कब पारित किए गए? तो 1835 में, 67 में, 78 में और 1908 में। चारों साल अलग अलग एक्ट पारित किए गए थे। इसको याद रख लेंगे, काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? ये तो लिखवा दिए हैं। तीसरा का आंसर क्या होगा? 1917। ठीक है, 1917 उत्तर हो जाएगा। सैडलर कमीशन बता दिए थे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस वर्ष ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? अच्छा, किसके समय बिछाई गई थी? तो क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे?
और देखिए इस प्रश्न में बड़ा विवाद है। इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे आप परीक्षाओं में तो दोनों दिया रहता है कहीं ना कहीं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए यदि परीक्षा में केवल दादा भाई नौरोजी हो तो उसको टिक कर दीजिएगा। मैंने कई सेट्स देखे हैं, कई प्रश्न बैंक देखे हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग उत्तर है इसका, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन यदि दोनों दे दे तो राजा राम मोहन राय को टिक कर दीजिएगा, इस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं, ठीक है, यदि दोनों मिल जाए तो, क्योंकि बहुत जगह पर राम मोहन रॉय को सही मान लिया है। नहीं है तो जरूर, लेकिन सैद्धांतिक रूप से देखें तो नौरोजी भी सही उत्तर होता है। तो चूंकि दोनों उत्तर हैं, ठीक है, 60-40 का मामला है, 60% जगहों पर राम मोहन रॉय हैं और 40% जगहों पर दादा भाई नौरोजी है। तो देख लीजिएगा आप। यदि एक तरीका बता देता हूं, ऐसे कई प्रश्न फंसते हैं जीएस की दुनिया में, ऐसे कई प्रश्न फंस जाते हैं जिसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। तो ऐसे में एक बात देखा जाता है कि जिस राज्य की किसी परीक्षा में या केंद्र की परीक्षा का क्वेश्चन बैंक देख लीजिए क्या कहता है। यदि अपने प्रीवियस क्वेश्चन बैंक में राम मोहन राय को ठीक माना है तो उस परीक्षा में आपको वही ठीक कर लेना चाहिए। अंत में होता क्या है कि ऐसे प्रश्नों पर चैलेंज हो जाता है, और जब चैलेंज हो जाता है तो लास्ट में फिर कोर्ट केस का मामला बनने लगता है उसके बाद, यदि आयोग नहीं मानती है। तो एक अच्छा तरीका बता देता हूँ, दोनों याद रख लीजिए, राम मोहन रॉय भी और नौरोजी भी, जो होगा देख लिया जाएगा। छठा क्वेश्चन, भारत में पहले विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ की गई थी? वेरी गुड, बेंगलोर में किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने की, इसको याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था? क्या होगा? वेरी गुड, लीडर। लीडर में उदारवादी गतिविधियां दिखाई गई थी, ठीक है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार कब किया गया? पूछा गया क्वेश्चन है 1853 के एक्ट में, ध्यान रखिएगा। इसी के बाद 1855 में क्या हुआ? भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी, लिखवा दिए थे, इलाहाबाद से शुरू हुई, ठीक है, इस सब को नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? तो सबको याद होगा, क्या होगा? 53 में। 53 में किस तारीख को हुआ था? किस तारीख को हुआ था? अप्रैल महीना की किस तारीख को हुआ था? 16 अप्रैल 1853, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर, इसको बनाकर दिखाइए। अच्छा क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं, अब देखिए पूरा क्लियर दिखेगा ऑप्शन के साथ। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सोच समझ कर जवाब देंगे 11 का। एक बार देख लीजिए, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसने लिखा? ताराचंद्र ने लिखा। ए का क्या होगा? 1 हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये किसने लिखा? के दत्ता ने लिखा, तो बी का क्या होगा? 5 हो जाएगा। आनंद मठ बंकिम चंद्र ने लिखा, तो सी का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये किसने लिखा? तो ये लिखा राजा राम मोहन रॉय ने, 3 हो जाएगा। अब द इंडियन मुसलमान, ये किसने लिखा? तो ये लिखा W हंटर ने, नहीं भूलेंगे, यानी इसका सी ऑप्शन होगा। फिर से मिलाकर देख लीजिए, 1 5 6 3 2, ये सही उत्तर होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? ये तो पढ़ाए थे, लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया। रिपन। लाया किसने था? लिटन ने। लाया था लिटन ने और रिपन ने कैंसिल कर दिया था, इसको नहीं भूलेंगे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया है? तो पढ़ा दिए। तारकनाथ दास हो जाएगा इसका उत्तर, 13 का डी हो जाएगा उत्तर।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल, नहीं भूलेंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र के कौन से उपन्यास का भाग था? कौन बताएंगे? आनंद मठ का हिस्सा था, जिसका संबंध किस विद्रोह से है? सन्यासी विद्रोह से है। क्वेश्चन नंबर कितना, 17 होना चाहिए शायद, या 16, 16। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? देखकर बताइए तिलक ने क्या लिखा। गीता रहस्यम लिखा। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? पढ़ा दिए हैं। लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अन्य न्यायाधीश थे। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? क्या होगा? शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, 20वां क्वेश्चन, बाल गंगाधर के द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला गया था, कौन सा? इसका सही उत्तर होगा केसरी। केसरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सही जोड़ा बनाइए। 21 नंबर को देखिए। 21 का उत्तर क्या हो सकता है, सोचकर बताइए। ए होना चाहिए। पहला है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, अरविंद घोष, ब्रह्मोबंधन उपाध्याय, पढ़ाए हैं इसके बारे में, और मोहम्मद अली। तो अब सबसे पहले आप देखिए कि जो ब्रह्मोबंधन उपाध्याय है उन्होंने संध्या पत्रिका लिखी। ठीक है, लिखवा दिए हैं, तो सी का क्या होगा? 4 होगा। ये तो आपकी कॉपी से डायरेक्ट है। उसके बाद देखिए, बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्मोबंधन संध्या, और मोहम्मद अली कॉमरेड। सही उत्तर हो जाएगा। रट जाइए पूरा, पूछा पूछा भी जा सकता है आगे। 22 नंबर को देखते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाना है, और इसके विकल्प जो है वो कूट के रूप में है, बगल में इस तरफ विकल्प है इसका। तो सबसे पहले देख लीजिए कि क्या उत्तर हो सकता है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, कॉमनवेल एनी बेसेंट, नवजीवन महात्मा गांधी, और कॉमरेड मोहम्मद अली। 4 3 2 1 हो सकता है कि नहीं? 4 3 2 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, इसमें भी फिर मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया है। अब इसको समझ लेते हैं पहले। क्या कहता है? एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, आगे है, क्या पूछ रहा है, कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। तो भाई ये तो सही है, मनुस्मृति का एक कोड ऑफ जेंटू लॉज लिखवा दिए हैं। अगला है, चार्ल्स वुड के शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, बिल्कुल, वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, सही है। ईसाई मिशनरियों ने रवैये ने भारत में शिक्षा प्रसार को निरुत्साहित किया, गलत है। ईसाई मिशनरियों के रवैये ने शिक्षा प्रसार को आगे बढ़ाया था, बजट में प्रावधान भी था। तो तीसरा गलत है। ठीक है, गलत वाला पूछता है तो केवल 3 होगा, इसमें गलत वाला पूछ रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सी पत्रिका रातों रात अंग्रेजी साप्ताहिक में बदल गई? ये तो पढ़ाए थे, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्न में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? अब देखिए, 25 का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहां पर। लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। क्या होगा? वेलेस्ली। क्यों शुरू किया था? तो सिविल सेवा के अधिकारी, जो ब्रिटिश सिविल सेवा के अधिकारी थे, वो भारतीय सिस्टम को समझ सकें, उनके ट्रेनिंग के लिए किया था। बाद में बंद करा दिया गया। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 के तहत कौन सी संधि हुई थी? कौन बताएंगे?
वेरी गुड। क्या होगा? सुगोली की संधि। ठीक है। सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में किस वर्ष सम्मिलित कर लिया गया था? 1843 में, 43 में सिंध को मिला लिया गया। ठीक है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? सबको लिखवाए हैं। क्या होगा इसका? होगा द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। आपकी कॉपी में है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है। पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ लंदन और इलाहाबाद में कब हुई? अभी बताए हैं 1855 होगा। कब हुई? अच्छा नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। एक साथ कब हुई? एक साथ नहीं हुई, एक साथ 1922 में होगी, ध्यान रखिएगा। 1855 से भारतीयों के लिए हुई। ठीक है। 1922 टिक कर लीजिए इसमें, ये इसका उत्तर सही होगा 29 का। ध्यान रखिएगा। 1855 में भारतीयों को बैठने का मौका 53 के चार्टर्ड एक्ट के तहत दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। उसके पहले भारतीय इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते थे। और पहले आईसीएस कौन बने? सत्येंद्र नाथ टैगोर बने। और किस पहले आईसीएस को जॉब से निष्कासित कर दिया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ठीक है। 4 भ्रमणशील न्यायालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई? 30 का उत्तर क्या होगा? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, याद रख लेंगे। ये समाप्त हो गया है। इसको मैं आपको अभी भेज देता हूं। ठीक है, चला जाएगा तो ठीक रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन समय निकाला जाए, थोड़ा व्यस्तता के कारण अभी भेज नहीं पाई। ये मैंने भेज दिया है, ग्रुप में चला गया है। ठीक है, शेष भी भेज देते हैं। तो इस प्रकार हमने थोड़ा रिवाइज भी कर लिया, और रिवाइज करते रहने से क्या होता है कि आपकी जो तीक्ष्णता है, कुशाग्रता है, प्रश्न पर पकड़ है, वो बनी रहती है। अल्टीमेटली सेट प्रैक्टिस ही सफलता दिला देता है लास्ट में। जब आपके पास कंसेप्ट होते हैं, उसके बाद जब आप कठिन से कठिन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, तो वो आपको और बेहतर बना देता है। इन्हीं शब्दों के साथ कक्षा की मैं समाप्ति की घोषणा करता हूँ। गणित में जहाँ तक मैंने कहा है वहाँ तक बना कर रखिएगा। गणित को अगले किसी क्लास में देखेंगे। और 10 तारीख के बाद करंट अफेयर्स की शुरुआत होगी, जिसमें आज तक का सारा करंट पढ़ा देंगे लगातार। ठीक है, धीरे धीरे तो करंट को भी हम बराबर में ले आएंगे अब। और एक बार करंट बराबर में आने के बाद स्टैटिक पोर्शन फिर से आगे हो जाएगा। फिलहाल हम 1857 की क्रांति तक एक आध दिन में देखने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को आज हम ओवर कर देते हैं। फिर कल संध्या हम लोग आएंगे और कक्षा को फिर से आगे बढ़ाएंगे। शुभ रात्रि, सभी का धन्यवाद। नमस्कार।